बॉलीवुड जितना भी मसाला डाल ले, जितने भी बिग बजट एक्शन सीन्स भर ले, जितने भी ओवर द टॉप डायलॉग्स लिख ले, बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। एक चीज तो क्लियर है, कंटेंट के मामले में मलयालम सिनेमा सबसे आगे है। विश्वास नहीं होता? तो अगर आप सोचिए कितने बॉलीवुड मूवीज असली आइडियाज पे बने होते हैं, बहुत कम। दृश्यम, भूल भुलैया, बॉडीगार्ड, हेरा फेरी, सिंघम, ये सब मलयालम फिल्म्स के रीमेक्स हैं। और यही नहीं, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म्स भी मलयालम फिल्म्स का रीमेक बनाने से पहले 2 बार सोचते हैं कि कहीं उस लेवल तक बना पाएंगे कि नहीं। 2024 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के 3 फिल्में IMDb पर 8+ रेटिंग ले चुकी हैं। प्रेमलू सिर्फ 9 करोड़ में बनी थी और उन्होंने 136 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरी तरफ मंजूमिल बॉयज जो 20 करोड़ में बनी थी, उसने लगभग 250 करोड़ का बिजनेस कर डाला। और अगर मलयालम सिनेमा की बात हो तो दृश्यम का नाम तो जरूर लेना पड़ेगा। ये फिल्म इतनी आइकॉनिक थी कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, टोटल 6 लैंग्वेजेस में इसका रीमेक हो चुका है। सुनने में आया कि अब हॉलीवुड में भी इसका रीमेक होने की तैयारी हो रही है। Blockbuster Indian film Drishyam is all set to get a Hollywood remake. बड़े फिल्म मेकर्स जैसे अनुराग कश्यप और SS राजामौली भी इस इंडस्ट्री के बड़े फैंस हैं। साउथ में वो सिस्टम में इक्वालिटी है, तो चाहे वो मम्मूटी मोहनलाल की फिल्म हो चाहे एक न्यू कमर की फिल्म हो, उनको बराबर विजिबिलिटी मिलती है। Malayalam cinema, I think, has the best writing today. If I am envious of anyone. तो आखिर क्या वजह है जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की सबसे टॉप फिल्म इंडस्ट्री की रेस में सबको पीछे छोड़ रही है, और लोग इस सिनेमा को इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वेल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वेलकम, आई एम जय और मैं एक फुल टाइम बिजनेस ओनर हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूबर हूँ फ्रॉम अ स्मॉल सिटी इन इंडिया। हमारा चैनल नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के पास यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, टी सीरीज जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो हर मूवी में 100-200 करोड़ उड़ा देते हैं। मतलब एक सीन शूट करने का है तो 10 लग्जरी वैन्स बुलाते हैं और कर लेते हैं सीन। एक सॉन्ग शूट करना है तो स्विट्जरलैंड चल लेते हैं। लेकिन मलयालम सिनेमा के पास ये पैसा नहीं है। इनका बजट लिमिटेड होता है पर कंटेंट पर पूरा फोकस होता है। आजकल जब बॉलीवुड में वही पुराने फॉर्मूलाज रिपीट हो रहे हैं और कुछ एक्टर्स फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं मलयालम सिनेमा एक अलग ही दुनिया बना चुका है। यहाँ के एक्टर्स चाहे नए हो या पुराने, हर किसी का टैलेंट नेक्स्ट लेवल पे है। इनकी मूवीज में एक सिंपल रूल होता है, एक्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं अलाउड है। सोचो एक मिनट, अगर किसी बड़े बॉलीवुड स्टार को एक गे कैरेक्टर का रोल प्ले करने को कहा जाए, क्या वो करेगा? शायद ही करे। लेकिन 2023 में मलयालम लेजेंडरी ममूटी सर ने काथल द कोर में यही रोल प्ले करके सबको शॉक कर दिया। यहाँ फेस वैल्यू नहीं, परफॉर्मेंस वैल्यू मैटर करती है। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, लिखने वाले भी यहाँ अलग लेवल पे होते हैं। बिना ओवर द टॉप ड्रामा, बिना अननेसेसरी डायलॉग्स, यहाँ की मूवीज रियल और रॉ होती हैं। बाकी इंडस्ट्रीज में राइटर्स को उतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी यहाँ मिलती है। इसका प्रूफ ये है कि मलयालम इंडस्ट्री में राइटर्स को सिर्फ पैसा ही नहीं, भर भर के रिस्पेक्ट भी दी जाती है। अब एक तरफ देखो, बॉलीवुड के अक्की भाई एक महीने में एक मूवी निपटा देते हैं, वहीं मलयालम फिल्म के पृथ्वीराज ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट द गोट लाइफ को पूरा करने के लिए 16 साल लगा दिए। 16 साल। इस टाइम में तो कई एक्टर्स का करियर ऊपर जाके नीचे वापस आ जाता है। और यहाँ सिर्फ कमर्शियल फिल्म नहीं बनती, यूथ सेंट्रिक फिल्म भी बनती है जो एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस को प्रमोट करती हैं। इस इंडस्ट्रीज के एक्टर्स और फिल्म मेकर्स को बॉलीवुड और टॉलीवुड के बड़े बड़े लोग भी फेस करते हैं। आजकल एक नाम सबकी जुबान पर है, फहाद फासिल। तमिल, तेलुगु, हिंदी सिनेमा के डायरेक्टर्स इस बंदे को अपनी मूवीज में कास्ट करने के लिए बेचैन हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने पुष्पा 2 में भंवर सिंह का रोल भी दिखाया था। इन्हीं जैसे एक्टर्स की वजह से मलयालम इंडस्ट्री कंटेंट वाइज बाकी सबसे आगे निकल चुकी है। इस इंडस्ट्री के लेजेंड्स जैसे ममूटी सर और मोहनलाल सर ने भी अपनी शुरुआत ग्राउंडेड और मीनिंगफुल मूवी से ही की थी। बीच में उन्होंने भी कमर्शियल सिनेमा की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट किया, लेकिन ऑडियंस ने लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं किया जितना रियल और रिलेटेबल कहानियों को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपने अब तक मलयालम मूवीज नहीं देखी तो आप समझ लीजिए कि आप इंडियन सिनेमा का असली मैजिक मिस कर रहे हैं। जब बाकी फिल्म इंडस्ट्री एक ही फॉर्मूला पकड़ के घिसती रहती है, तब मलयालम फिल्म्स ने अलग अलग जॉनर्स में एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, साइंस फिक्शन, हर तरह की स्टोरीज यहाँ देखने को मिलेंगी। एक परफेक्ट एग्जांपल है कोविड से पहले रिलीज हुई मूवी वायरस, जिसमें केरला में निपा वायरस के आउटब्रेक को दिखाया गया था। और अभी रिसेंटली रिलीज हुई यू आर, जो एसिड अटैक विक्टिम्स की रियल लाइफ कहानियों को एक्सप्लोर करती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो छपाक का अल्ट्रा प्रो
वर्जन है ये मूवी, जो कंटेंट और स्क्रीन प्ले के लेवल पे बॉलीवुड की मूवी से बहुत ऊपर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का कंटेंट इतना रिच और एंगेजिंग होता है कि बाकी इंडस्ट्री भी उनसे इंस्पिरेशन लेती है या फिर सीधा सीधा राइट्स खरीद लेती है, इनकी मूवीज का रीमेक बनाती है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दृश्यम, जो अब तक 7 लैंग्वेजेस में रीमेक हो चुकी है, जिसमें से 3 तो फॉरेन लैंग्वेजेस भी है। मलयालम सिनेमा का इतना आगे होने का एक और बड़ा रीजन है यहाँ के ऑडियंस का रिफाइंड टेस्ट। जबकि बॉलीवुड और बाकी इंडस्ट्रीज की ऑडियंस को मोस्टली मासी एंटरटेनर्स चाहिए होते हैं, मलयालम ऑडियंस डाइवर्स जॉनर्स को भी अप्रिशिएट करती है। एक बड़े बॉलीवुड एक्टर ने एक टिपिकल मसाला मूवी की जगह क्लास अपार्ट कंटेंट वाली फिल्म करने की कोशिश की तो ऑडियंस उसको इग्नोर कर देगी, पर मलयालम इंडस्ट्री में रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और डीप नैरेटिव्स की वैल्यू की जाती है। बॉलीवुड में एनिमल जैसी मूवी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और ओवर द टॉप रिप्रेजेंटेशन करती है, जबकि मलयालम सिनेमा ने इसी टॉपिक को कुंभालांगी नाइट्स जैसी मूवीज में सटल और रियलिस्टिक वे में दिखाया था। और जैसा मैंने पहले बताया कि ऑडियंस सिर्फ एक ही जॉनर तक लिमिटेड नहीं है। 2023 में बॉलीवुड में सिर्फ पठान, जवान और एनिमल जैसी मास मूवीज ने ही कमर्शियल सक्सेस पाया, लेकिन केरला में हर जॉनर की मूवीज ने धमाका किया। जैसे 15 करोड़ के बजट में बनी ब्रह्म युगम ने 50 करोड़ का बिजनेस किया, 9 करोड़ में बनी प्रेमलू ने 136 करोड़ का बिजनेस किया। हाँ, केरला में एक ये भी सेक्शन है जो हाई ऑक्टेन मूवीज जाना पसंद करता है, तो जेलर, लियो और केजीएफ जैसी मूवीज भी बनी। पर डिफरेंस ये है कि मलयालम इंडस्ट्री ने कभी इन मास मूवीज को डोमिनेट करने नहीं दिया अपनी इंडस्ट्री पर। यहाँ कंटेंट और स्टोरी टेलिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जो बाकी फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे खत्म हो रही है। बॉलीवुड की स्टोरीज मोस्टली रूरल एरियाज पर डिपेंडेंट होती है और उन्हीं पे फोकस करती है, और जब कभी इन्होंने शहर वाले पर मूवी बनाई तो उसमें भी उन्होंने मिडिल क्लास आदमी की लाइफ, उनकी जर्नी, उनके स्ट्रगल को हाईलाइट किया ताकि ऑडियंस इजीली रिलेट कर पाए। और ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर आने का रीजन है इनका स्मॉल बजट। जी हाँ, मूवी का बजट जितना ज्यादा होगा उतने ही लाविश सेट्स होंगे, जो कि मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे के औकात से बाहर है, तो वहाँ पे रिलेटेबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन मलयालम मूवीज काफी एफिशिएंटली बनी होती है। ज्यादातर मूवीज सिर्फ 5 से 10 करोड़ के बजट में बनती हैं, और एक बार तो इन्होंने हद ही कर दी। फहाद फासिल की एक मूवी सी यू सून जो लॉकडाउन में रिलीज हुई थी, पूरे घर बैठे आईफोन से शूट हुई थी, और इस फिल्म ने धमाका कर दिया। क्या आपने सच में ये मूवी देखी? अगर नहीं देखी तो जरूर देखो और कमेंट सेक्शन में बताना। सोचो अगर इस मूवी के पास बॉलीवुड जैसी मार्केटिंग होती तो वर्ल्ड वाइड कितनी बड़ी हिट हो सकती थी ये मूवी। मलयालम सिनेमा के पास यश राज फिल्म्स या धर्मा जैसे कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस तो नहीं है जो हर मूवी के लिए 100-200 करोड़ आसानी से फेंक दे। एक सॉलिड एग्जाम्पल लो, द ग्रेट इंडियन किचन, जो सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी थी। हाँ, 2 करोड़, मतलब बॉलीवुड में तो सिर्फ एक लीडिंग एक्टर के 2 दिन का फी होता है इतना। जे बेबी जो इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बजट को कलेक्ट करने में कितनी जान लगा दी थी। और यहाँ देखो, बॉलीवुड में 2 करोड़ में तो सिर्फ एक आइटम नंबर बनता है। और यही खास बात है मलयालम सिनेमा की, वो बजट में है लेकिन कंटेंट और क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर है, इनकी मार्केटिंग थोड़ी कम होती है। बजट कम होने की वजह से इनकी फिल्म्स को उतना प्रमोशन नहीं मिल पाता जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की मूवीज को मिल जाता है। एक अच्छा एग्जांपल है 2018 जो एक मूवी का नाम है, उसने वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ का बिजनेस किया। इसमें से 70 करोड़ केरल से आए थे और 65 करोड़ ओवरसीज से। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया के बाकी स्टेट्स ने टोटल मिला के 5 करोड़ ही दिए इस मूवी को। ये बताता है कि मलयालम सिनेमा को इंडिया में उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। इसने अपने आप को प्रूव किया है कि मलयालम सिनेमा दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी आगे निकल चुकी है और ये सिनेमा एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर तुम में से कोई भी मलयालम सिनेमा को एक बार देख लेगा तो यकीन मानो तुम वापस बॉलीवुड की तरफ नहीं आओगे। इनकी मूवीज का कंटेंट चाहे कम बजट में हो, हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म्स को टक्कर देने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अर्थात बाय जय को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।